हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन जो है आपके 2022 में जो ऑनलाइन एग्जाम हुए थे वहाँ का ही पूरा सेट है, तो इसको लास्ट तक देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड अपना लास्ट में स्कोर भी बताइएगा कि कितना आपका स्कोर हो पा रहा है। ठीक है, 30 आपके कितने सही हुए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्लास डेली आपको 3 बजे मिलती है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है प्रीवियस को क्वेश्चन मिल रहे हैं एंड साथ ही साथ क्योंकि हम लोग की थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो ऑल सब्जेक्ट के हम लोग जो है क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको कल जो है मैराथन क्लास मिलेगी मैथ पेडागोजी की। ठीक है, तो कल आप जो है मैथ पेडागोजी की क्लास जो मिलने वाली है उसको ज्वाइन करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये क्वेश्चन। पहला है क्वेश्चन, इसमें बात कही गई है अगर आप पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 5 बजे जो क्लास मिलती है उसमें हम लोग एसएसटी डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन कर रहे हैं और साथ ही साथ चैप्टर वाइज थ्योरी भी चल रही है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर जो कंप्लीट हो चुके थे, इस वजह से हम लोग साथ में प्रीवियस के क्वेश्चन भी करेंगे एंड जो साथ में चैप्टर भी जो थ्योरी है वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो एसएसटी की क्लास है वो आपको 5 बजे मिलती है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण डैश 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 पर केंद्रित होता है। यानी कि माध्यमिक कक्षा, ठीक है, यानी 6 से 8 की बात की जा रही है। तो इसमें क्या होता है, अधिगम जो है, अधिगम के लिए अनुकूल कक्षा का वातावरण, यानी अनुकूल मतलब अधिगम जो है अच्छे से हो पाए, सुगम हो पाए, उसके लिए कैसा वातावरण केंद्रित होना चाहिए। सहकारी अधिगम होना चाहिए, सजा और शर्मिंदगी से डरा होना चाहिए, या फिर प्रतिस्पर्धा लोकाचार होना चाहिए, या फिर अनुबंधन और पुनर्बलन होना चाहिए। तो अनुबंधन और पुनर्बलन का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। प्रतिस्पर्धा भी क्लासरूम में नहीं आपको करानी है कि सब बच्चे क्या है एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा ही करते जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना। सजा और शर्मिंदगी भी क्लासरूम में नहीं होनी चाहिए बच्चों में। जो आपका होगा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, यानी जो है कोऑपरेटिव जो लर्निंग होती है, यानी जो बच्चे सहयोग से सीख रहे होते हैं वो बेहतर होता है। तो माध्यमिक कक्षाओं में क्या करना है, ऐसा माहौल लाना है कि बच्चे जो है सहयोग के माध्यम से सीखें, एक दूसरे की मदद करके सीखें। ठीक है, इससे क्या होगा, जो लर्निंग है वो सुगम होगी और साथ ही साथ बच्चे एक्टिव होकर के अच्छे से सीखेंगे भी। तो इसमें आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें बात कही गई है जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार जो है मदद कर सकता है। ठीक है, तो पहला है उससे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे। उससे आप कहेंगे कि आप समस्या को सुलझाना ही छोड़ दो, तो ऐसा तो कहना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए जो है प्रोत्साहित करेंगे, या फिर उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित करेंगे। तो ऐसा भी आपको नहीं करना कि उसे आप हतोत्साहित कर रहे हैं, क्या बल्कि क्या करना है, उसे जो है प्रोत्साहित करना है। उसे उत्तर प्रदान कर देंगे, या फिर आप क्या करेंगे, सीधे उत्तर ही दे देंगे, ऐसा भी आपको नहीं करना है। इसमें जो आपका ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि उसे आप मंथन करने के लिए कह रहे हैं, यानी विचार विमर्श करने के लिए कह रहे हैं। इससे क्या होगा, वो तर्क वितर्क करेगा कि हाँ आखिर ये प्रॉब्लम है तो क्यों है, आखिर प्रॉब्लम कहाँ से आई है, कैसे आई है, इसको हमको कैसे जो है सॉल्व करना है। ठीक है, अगर वैसे ही रिलेट करके कोई प्रॉब्लम्स के पास्ट में हुई है तो उससे कुछ अनुभव लेकर के वो प्रेजेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो आपको ये करना है कि बच्चे से क्या कहना, आप विचार विमर्श करें, अपने प्रॉब्लम पे क्या है मंथन करें, आखिर ये जो विचार है यानी जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से आई है, आखिर इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या है, टीचर के एक मतलब एज अ टीचर के रूप में आपको क्या है, बच्चे की मदद करनी है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है बौद्ध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत या विश्वास है कि। तो बौद्ध आधारित जो शिक्षण होता है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला है शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है और जो शिक्षक के पास मतलब सही ज्ञान है, यानी जो शिक्षार्थी होते हैं वो निष्क्रिय यानी निष्क्रिय रूप से क्या है, वो ज्ञान को जाते हैं स्कूल में और सिर्फ भर लेते हैं, तो ऐसा भी कहना गलत होगा। शिक्षार्थियों की क्षमताएं और आवश्यकताओं विविध हैं, जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता। तो ये भी आपका कहना गलत होगा कि शिक्षार्थी की जो क्षमताएं और आवश्यकताएं विधिवत हैं और जो है जिनके मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता, तो ये भी आपका कहना गलत होगा। इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा थर्ड सही होगा, यानी कि ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण
प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अच्छा वातावरण दे रहे हो तो बच्चे क्या है, एक ज्ञान का अच्छा निर्माण करेंगे। ठीक है, उनको जो नॉलेज है वो अच्छे से मिल पाएगा। अगर आप सुगम यानी सुविधाजनक वातावरण अगर उनको प्रदान कर रहे हो, यानी कि अगर उनको कहीं पे दिक्कत हो रही है तो आप उनकी मदद कर रहे हो। अगर उनको पढ़ने में थोड़ी समस्या हो रही है, अगर उनको कुछ जैसे आप मेथड प्रयोग कर रहे हो, उनको दिक्कत हो रही है, उनको नहीं समझ में आ रहा, तो आप थोड़ा मेथड में अपने चेंज ला रहे हो। यानी हर तरीके से क्या है, उनकी मदद कर रहे हो जहाँ पर भी उनको दिक्कत हो रही है। तो इससे क्या होगा, बच्चा जो है बेहतर सीखेगा। तो इसमें आपका जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, वह विद्यार्थी जो पठन वैफल्य से जूझ रहे हैं, ठीक है, को पढ़ना सिखाया जा सकता है। यानी जिनमें क्या है, डिसलेक्सिया है, उनको पढ़ने में क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। तो आप कौन सा इसमें जो है कैसे उनकी मदद कर पाएंगे? पहला है उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करेंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना क्योंकि उनको जो पढ़ने में पहले ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये आप अगर कर देंगे तो उनको और ज्यादा दिक्कत होगी। क्या करना, अगर उनको पढ़ने में समस्या है तो थोड़ा सा इजी वे में देंगे, जिससे कि क्या वो थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दें। सेकंड है उन्हें कई विकरणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, या फिर सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड के उपयोग के माध्यम से, या फिर यानी बच्चे जो पढ़ने में उनको समस्या हो रही है तो क्लासरूम में आप दंड देंगे, स्ट्रिक्ट जो है रूल फॉलो करेंगे। तो ऐसा भी नहीं करना है। इसमें जो आपका ऑप्शन होगा फोर्थ सही होगा, यानी प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। जैसे कि उनको समझने में प्रॉब्लम हो रही तो आप क्या करेंगे, फोनोलॉजिकल जो है ट्रेनिंग का प्रयोग करेंगे, जिससे क्या होगा, बच्चे जो है जब सुनेंगे तो वो बोलने की भी कोशिश करेंगे और धीरे धीरे जो उनकी पढ़ने की विफलता हुई है वो धीरे धीरे सही हो जाएगी। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है भाई बहन के रिश्ते मतलब कैसे होते हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन है माता पिता और साथियों के संबंध, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, या फिर माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में एक समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि जो भाई बहन के रिश्ते होते हैं वो क्या है, माता पिता के मतलब माता पिता के संबंधों से भिन्न होते हैं। भाई अगर आप अपने भाई से बात कर रहे हो तो आप उस हिसाब से बात करोगे, अपनी सिस्टर से बात कर रहे हो तो दूसरे हिसाब से बात करोगे, अगर अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो तो दूसरे हिसाब से बात करोगे। ठीक है, और साथ ही साथ अगर अपने फ्रेंड लोगों से बात कर रहे हो तो उससे उन लोगों से भी अलग से बात करोगे। ऐसा तो नहीं फ्रेंड को बोल देते हो यार तो क्या पिता को भी बोल दोगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो रिलेशन होते हैं वो सभी के डिफरेंस होते हैं। यानी अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो तो फ्रेंडली ही बात करोगे, अगर पेरेंट्स के साथ हो तो आप उस हिसाब से बात करोगे। ठीक है, तो और साथ ही साथ क्या हो रहा होता है, बाल्यावस्था में समाजीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं, क्योंकि बचपन में क्या होता है हम अपने भाई बहन के साथ में ज्यादा यानी फैमिली के साथ में ज्यादा रह रहे होते हैं, और साथ ही साथ क्या अपने जो है मतलब फ्रेंड होते हैं उनके साथ रह रहे होते हैं। तो उन्हीं की वजह से क्या होता है, हमारा समाजीकरण भी हो रहा होता है, यानी सोशलाइजेशन भी जो है वो हो रहा होता है। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही महत्वपूर्ण होते तो ऐसा भी नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आप प्रारंभिक बाल्यावस्था में पेरेंट्स से अलग बात कर रहे हो, दोस्तों से अलग बात कर रहे हो, उसके बाद क्या है सबसे एक जैसे बात कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, का समाजीकरण में अधिक भूमिका नहीं है, तो ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि भाई बहन कैसे हैं, आपके फ्रेंड कैसे हैं, ये आपके पेरेंट्स कैसे हैं, ये भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है आपके जो है सोशलाइजेशन पे। ठीक है, तो इसमें आपका 2 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 6 पे। 6 क्वेश्चन है, बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफी भिन्नताएं मौजूद होती हैं। ठीक है, जो इसका तर्क दिया गया है, विकासात्मक अंतर आनुवंशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। तो जो डेवलपमेंट हो रहा होता है, जो डेवलपमेंट है, अंतर देखने को आपको मिलता है। ठीक है, यानी जो परिवर्तन, क्योंकि सभी का जो डेवलपमेंट है वो एक जैसा तो नहीं होता। अगर दो मान लीजिए जुड़वा बच्चे भी हैं तो वो भी उनका भी डेवलपमेंट एक जैसा नहीं हो रहा होगा, सब में क्या है चेंजमेंट होती है। तो जो अंतर पाए जाते हैं वो आनुवांशिक भी होते हैं, यानी हेरिडिटी की वजह से भी होते हैं, क्योंकि सभी तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, तो क्या सभी एक जैसे दिखते हैं? नहीं दिखते, क्यों? उनकी हेरिडिटी चेंज है। ठीक है, और अनुभवात्मक जो है विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया, यानी सबका अनुभव भी अलग अलग है, सबकी राय अलग है। अगर आप एक टॉपिक पे अपने 4 फ्रेंड से पूछेंगे तो वो 4 तरीके की बातें बताएंगे। ये तो नहीं 4 फ्रेंड एक ही जैसे अपना विचार रखेंगे, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस वजह से क्या है, सबकी हेरिडिटी भी चेंज रहती है, जो अनुभव है, जो विचार है वो भी चेंज रहते हैं, और उन्हीं का जो क्या है जटिल अंतःक्रिया है, इसी का है अनिवार्य परिणाम जो है डेवलपमेंट होता है। ठीक है,
यानी कि जो हेरिडिटी है और जो अनुभव है यानी जो विचार है सभी के भिन्न होते हैं, तो क्या इसी का जो है अंतःक्रिया यानी जटिल अंतःक्रिया का अनिवार्य जो है परिणाम है आपका डेवलपमेंट। तो इसमें आपका जो 6 है वो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा 4, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है, तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें बात कही गई है निम्नलिखित कथनों में से विकास के किस सिद्धांत को जो है दर्शाया गया है, यानी जो डेवलपमेंट हुआ है वो विकास के कौन से सिद्धांत को इस पे दर्शाया गया है। जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रह जाते हैं उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी जो है कठिनाई होती है। यानी कि मान लीजिए शुरुआती दौर पे बच्चे किसी भी रीजन से अपने इन्वायरमेंट से जो लैंग्वेज नहीं एक्वायर कर पाए तो जो बड़े होंगे यानी बाद के जीवन में उनको भाषा चुनने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। ठीक है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन है कौन सा सही हो जाएगा। भाषा और भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है या फिर भाषा का विकास पूरी तरह से हेरिडिटी पर निर्भर है। तो ये कहना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि जो आप लैंग्वेज सीख रहे हो ये तो नहीं आपकी हेरिडिटी में मौजूद है कि आप यही लैंग्वेज सीखोगे। आप जिस इन्वायरमेंट में रहोगे आप वहाँ की जो है लैंग्वेज एक्वायर कर लोगे। अगला है विकास जो है अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है, तो ये भी आपका नहीं क्योंकि यहाँ पे बात जो हो रही है वो आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड हो रही है। इसमें आपका जो है 4 ऑप्शन सही होगा। भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल होता है क्योंकि जब स्टार्टिंग होती है यानी स्टार्टिंग दौर पे यानी शुरुआती दौर पे जो आपके नॉम चॉम्स्की वो भी कहते हैं कि 5 साल तक क्या रहता है एलईडी बहुत ज्यादा बच्चे की एक्टिव रहती है। ठीक है, एलईडी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है यानी 5 साल में बच्चा ऐसी मतलब लैंग्वेज को ऐसे वर्ड को एक्वायर कर रहा होता है उसकी जो मतलब बोलने की क्षमता होती बहुत वो भी बहुत ज़्यादा होती है और लैंग्वेज को सीखने की भी जो एलईडी होती है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। तो बहुत ज़्यादा मतलब अगर नई लैंग्वेज अगर वो सीखना चाहे 5 वर्ष की उम्र तक तो वो सीख जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसमें आपका जो है 4 ऑप्शन सही होगा क्योंकि शुरुआती दौर जो होता है भाषा सीखने का बहुत ही संवेदनशील काल होता है। अगर किसी भी रीजन से बच्चा रह गया है वो अच्छे से लैंग्वेज को एक्वायर नहीं कर पाया है तो जीवन के बाद में यानी उसको क्या है थोड़ी सी कठिनाई महसूस होगी लैंग्वेज सीखने में। तो ये आपका जो है 4 ऑप्शन सही होगा क्योंकि जो भाषा है यानी जो शुरुआती दौर होता है यानी जो जो शुरुआती दौर है उसमें क्या रहता है भाषा सीखने का एक संवेदनशील काल होता है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें बात कही गई है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, यानी कि जो है क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, और साथ ही साथ क्रिएटिव। तो इसमें कौन सा चिंतन जो है बढ़ावा दे रहा है। पहला है ऑप्शन आपके शहर में पानी कहाँ से आता है। ये क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चे की जो मतलब क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव होगा। या फिर पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। या फिर आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी जो है राजधानियां हैं। तो इसका फिक्स आंसर है और इसका भी फिक्स आंसर है कि आपके शहर में पानी कहाँ से आ रहा है। बच्चा बता देगा कि पानी कहाँ से आ रहा है, सप्लाई से आ रहा है या फिर समर लगा है या फिर नल लगा है, वो अपना बता देगा। राजधानियां कितनी वो भी फिक्स है, वो भी बता देगा। अगर नहीं पता होगा तो नहीं बता पाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें क्या है वो अपना दिमाग नहीं लगा रहा है, वो कुछ नया क्रिएट नहीं कर रहा है। आपके देश का जो नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है तो वो भी देख करके मैपिंग में अपना बता देगा। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों, तो इसमें क्या है बच्चा अपना क्रिटिकल थिंकिंग का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, वो सोचेगा कि जो पानी के बचाव के लिए हम अच्छा तरीका कौन सा कर सकते हैं, जिस यानी ऐसा कौन सा प्रयोग लाएं जैसे जो पानी बचे और साथ ही साथ पानी को हमको क्यों बचाना है, इसका क्या बेनिफिट होने वाला है। तो इन सभी पक्षों पर जो है बच्चा ध्यान देगा। ठीक है, जब ध्यान देगा तो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होगी, साथ ही साथ क्रिएटिव भी होगा। वो कुछ नया जो है डेवलप करने की कोशिश करेगा, कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करेगा जिससे पानी जो है वो बचाया जा सके। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए जहाँ पे मतलब हर पक्ष में बच्चे को सोचने की मतलब सोचने का मौका मिल रहा होगा वहां पे बच्चे का क्रिटिकल थिंकिंग
और क्रिएटिव वो बच्चा वहां पे होगा। लेकिन जिसका आंसर फिक्स है, एक ही है, वहां पे बच्चा क्रिएटिव नहीं होगा, क्योंकि उसका फिक्स आंसर है, उसमें बच्चा कोई अपना मतलब अपना दिमाग नहीं लगा रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका 2 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है, यानी इंक्लूसिव जो एजुकेशन होती है उसमें क्या इंक्लूड है। पहला है विद्यार्थियों का उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक्करण व वर्गीकरण करना, या फिर आपका होगा सभी विद्यार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या। तो यानी आप विद्यालय में क्या कर रहे हैं, मतलब विद्यार्थियों की योग्यता के अनुसार, यानी जो आप बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ने में एक्टिव हैं, यानी जो गिफ्टेड बच्चे उनको आप एक ग्रुप में कर रहे हो, जो बच्चे पढ़ने में वीक हैं आप उनको एक ग्रुप में कर रहे हो, जो बिल्कुल भी जिनको नहीं आता उनको आप एक ग्रुप में कर रहे हो। तो क्या करना है आपको, क्लासरूम में जो वर्गीकरण नहीं करना है, बच्चों को अलग थलग नहीं करना है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहती है कि सबको एक साथ इंक्लूड करो, वो किसी भी बैकग्राउंड से बच्चा हो, कैसा भी हो, कोई मैटर नहीं करता, कैसा वो दिख रहा है कोई मैटर नहीं करता, बच्चा बस स्कूल में है तो वो मतलब सभी बच्चे समान है। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहती है कि हमको सभी बच्चे को इंक्लूड करना है और हर बच्चे की नीड के अनुसार जो हमको उसको उसकी हेल्प करनी है। लेकिन यहाँ पे बात कही जा रही पृथक्करण और वर्गीकरण करोगे तो क्या करना है, हमको बच्चे को लेबल नहीं करना है कि हाँ तुम पढ़ने में अच्छे हो तो तुम इस ग्रुप में गए, तुम पढ़ने में अच्छे नहीं हो तो तुम इस ग्रुप में हो, ऐसा आपको नहीं करना है। सेकंड है सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या, यानी सभी के लिए क्या है, फिक्स आप करिकुलम कर देंगे, तो ऐसा भी नहीं करना, क्योंकि कुछ बच्चे वीक होंगे और कुछ बच्चे जो है मतलब गिफ्टेड होंगे तो उनको आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ बच्चे जो वीक है उनको समझ में नहीं आएगा। तो इस वजह से क्या करना, हमको बच्चे का जो स्तर है, बच्चा कैसा है, कैसे वो उसका प्रोसेस हो पा रहा है, हमको उसके नीड के अनुसार क्या करना है, अपने पाठ्यचर्या में परिवर्तन लाना है। मान लीजिए कि जैसे होमवर्क होता है, तो होमवर्क देने के लिए क्या कहा जाता है कि सभी को होमवर्क एक समान दो, ऐसा भी नहीं करना होता है, क्योंकि कुछ बच्चे हो सकता है एबीसीडी देख के सही से भी लिख ही ना पा रहे हो, तो आप उनको एबीसीडी लिखने को कह रहे हो सकता है उनको 1 2 ही ना आ रहा हो, आप उनसे कह रहे हो टेबल लिख के लेके आना, तो ऐसा भी नहीं है। बच्चे की नीड के अनुसार आपको होमवर्क भी देना होता है, ये भी आपका एनसीएफ कहता है कि बच्चे की नीड के अनुसार हमको उसकी मदद करनी है, उसी के नीड के अनुसार, यानी उसका कहाँ पे कैसा है बच्चा, यानी कि किसी क्षेत्र में अच्छा कर रहा है तो हमको उस हिसाब से उसको पुश करना है। मान लीजिए कहीं पे उसको दिक्कत हुई है तो हमको उस हिसाब से उसकी नीड के अनुसार हमको क्या करना है, उसकी हेल्प करनी है। ये नहीं कि आप क्लासरूम में गए, एक चैप्टर पढ़ाना था आपने पढ़ा दिया, बच्चे को समझ में आया तो ठीक, बच्चे को समझ में आया या नहीं आया इससे आपका कोई मैटर नहीं करता, आपने क्या किया, आप जाकर के लेक्चर दे दिए, ऐसा भी आपको नहीं करना, बच्चे की नीड के अनुसार जो है हमको पढ़ाना है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगला है विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, यानी जो विशेष आवश्यकता जिनकी विशेष नीड रहती है उनको क्या करना है, सिर्फ आप व्यवसाय के लिए शिक्षा दे रहे हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत होगा। अगला है व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तिगत अंतर यानी कि हर बच्चे अलग अलग हैं, ये तो नहीं क्लासरूम में 30 बच्चे तो 30 बच्चे एक ही जैसे होंगे और सभी की नीड जो है एक ही होगी। ठीक है, तो इसमें जो क्या करना है, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप क्या है, पाठ्यचर्या में लचीलापन लाना है, यानी अपने मेथड में क्या है, टीचिंग मेथड में क्या करना है, परिवर्तन लाना है और बच्चे की नीड के अनुसार जो है वो चेंजमेंट लाते रहना है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है, यानी जो समालोचनात्मक चिंतन होता है, यानी जो समालोचनात्मक चिंतन है उसमें क्या है, प्रमाण की क्या भूमिका है। तो पहला है प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए, यानी जो प्रमाण है उसको आप बिना विश्लेषण किए एनालिसिस किए क्या आप स्वीकार कर लेंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए अगर आपको किसी के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है तो आप उस पर तर्क वितर्क करोगे, देखोगे कि हाँ ये मतलब कहाँ तक सही है और कहाँ तक ये गलत है। ठीक है, तो उसको तर्क वितर्क आपको मतलब एनालिसिस करना होगा। सेकंड है प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है, यानी अगर जो आपको कोई प्रमाण मिला है, कोई सूचना मिली है तो उस पर आप तर्क वितर्क करोगे और साथ ही साथ सुनिश्चित रूप से उसका जो है मूल्यांकन भी करोगे, एनालिसिस भी करोगे, तो इसमें आपका जो है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण जो है अप्रासंगिक होते हैं, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की जो है उपेक्षा की जानी चाहिए, ये भी आपका नहीं होगा, कि अगर व्यक्तिगत राय हो तो क्या आप उसकी उपेक्षा करेंगे, ऐसा भी आपको नहीं करना है। इसमें आपका जो है 2 ऑप्शन मच बेटर है, 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसमें बात कही गई है
बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। यानी कि बच्चों का जो संज्ञानात्मक डेवलपमेंट है, यानी बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसमें जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के जो दृष्टिकोण है वो भिन्न है। ठीक है, अगला इसमें जो तर्क दिया गया है, खोज अधिगम में यानी क्वेश्चन नंबर जो 11 है, खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो ये भी बात सही है, लेकिन जो यहाँ पे बात कही गई है संज्ञानात्मक डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे आपका जो आ गया है डिस्कवरी लर्निंग के बारे में बात हो रही है। तो इस वजह से दोनों तो सही है अपनी जगह पर, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं, यानी दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि जो संज्ञानात्मक डेवलपमेंट आपका हो रहा होता है उसमें जीन पियाजे एल जो होते हैं, दोनों में भिन्नता पाई गई है। क्योंकि जीन पियाजे कहते हैं कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो स्टेजों में डिवाइड कर दिया इन्होंने। इनका मानना था कि बच्चा जब इस स्टेज में पहुंचेगा तो उसका इतना डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वहीं पे वाइगोस्की कहते हैं कि एज मैटर नहीं करती, कि बच्चा कितना बड़ा है, उसका अगर इन्वायरमेंट अच्छा दिया गया है, वो अच्छे बैकग्राउंड में रह रहा है जहाँ पे अच्छे सोसाइटी, अच्छे लोग पढ़ते हैं, अच्छे से बातें करते हैं, तो बच्चा कम उम्र में यानी अपनी उम्र के हिसाब से भी बेहतर सीखेगा। ठीक है, तो इसमें आपका यानी इन लोगों में क्या था, दोनों में भिन्नता थी, तो ये बात सही है। लेकिन डिस्कवरी लर्निंग की बात हो गई तो ऑप्शन ये भी सही है, क्योंकि इसमें क्या है, शिक्षक अवसर देता है बच्चों को और बच्चे खुद से मतलब आंसर खोजने की कोशिश करते हैं या फिर खुद से कुछ नया क्रिएट करने की भी कोशिश करते हैं। तो ये भी सही है आपका, ये भी सही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है, क्योंकि इसमें बात कुछ और कही जा रही है, इसमें बात कुछ और कही जा रही है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी, यानी एक जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होती है उसमें स्टूडेंट की क्या पहचान होगी। तो पहला है, अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, या फिर शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। तो प्रोग्रेसिव जो क्लासरूम होती है उसमें जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो फर्स्ट वो गलत हो गया, जो फर्स्ट गलत हो गया तो फर्स्ट आपका यहाँ पे भी है, यानी जो 12 है इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि जो है शिक्षक से प्रश्न पूछता है बच्चा क्लासरूम में, अगर प्रोग्रेसिव क्लासरूम है तो उसमें बच्चा एक्टिव होगा, साथ ही साथ शिक्षक भी एक्टिव होंगे, तो बच्चा जो है शिक्षक से क्वेश्चन पूछेगा, एक दूसरे से भी, यानी बच्चे क्या है आपस में भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, स्वयं से भी वो करेगा, प्रश्न पूछेगा कि आखिर ये इसका आंसर ये ना होकर के ये भी हो सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे ना होकर के ऐसे भी हो सकता था, इसका आंसर क्या होगा, तो खुद से भी वो क्या कर रहा है, एनालिसिस कर रहा होता है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, यानी कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो होती है उसमें बच्चे एक्टिव होते हैं, एक्टिव होकर के पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, और क्वेश्चन जो है वो तर्क वितर्क करना, आंसर पूछना, ये सब जो है प्रोसेस चलते रहते हैं। तो इसमें आपका जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, इसमें बात कही गई है पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डैश डैश कहा जाता है। ठीक है, यानी जो पुल्लिंग और जो स्त्रीलिंग है, जो अपेक्षाएं हैं उनसे जुड़ी मतलब को डैश डैश कहा जाता है। तो आपका जेंडर भूमिकाएं हो जाएंगी, क्योंकि क्या है हमको जेंडर से ही तो पता चलता है कि मतलब कौन स्त्री और कौन पुरुष है। तो इसमें आपका जो है सेकंड ऑप्शन होगा, और उन्हें डैश डैश सीखा जाता है, यानी बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर के वयस्कता में भी होती है। तो इसमें आपका जो है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी आपके ऑप्शन जो है वो गलत हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। ठीक है, यानी बुद्धि के जो संदर्भ में निम्नलिखित दृष्टिकोण के शिक्षार्थी के बीच विविधता, यानी हर बच्चे में क्या डिफरेंस है, कोई बच्चा एक जैसा नहीं होता है, तो जो विभिन्नता पाई गई है उनका सम्मानपूर्ण जो विचार का समर्थन कर रहा है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन होगा, बुद्धि आनुवांशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती है। तो जो बुद्धि आपकी हेरिडिटी से अगर प्रभावित नहीं होती है तो सभी की हेरिडिटी चेंज है। ठीक है, और सभी का बुद्धि लब्धि भी चेंज होता है। अगर हेरिडिटी प्रभावित ना कर रही होती तो सभी की बुद्धि एक जैसी हो जाती। तो ये भी आपका कहना गलत होगा, क्योंकि जो हेरिडिटी है वो भी निर्धारित करती है कि आपकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, और साथ ही साथ आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है तो थोड़ी बेस्ट हो जाती है। ठीक है, बुद्धि जो है वातावरण कारकों से प्रभावित नहीं होती, तो ये भी आपका कहना गलत होगा। मान लीजिए आप बहुत अच्छे हो बट आपका एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा खराब है, तो क्या आपकी बुद्धि बहुत ज़्यादा डेवलप हो पाएगी? अगर आपको अवसर ही ना दिए जाए खुद को एक्सप्लेन करने के, तो क्या आप खुद को बेहतर बना पाओगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये भी आपका कहना गलत होगा।
बुद्धि को मापने के लिए बुद्धिलब्धि परीक्षण जो है ही एकमात्र साधन है, ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि आप बच्चे की बुद्धिलब्धि कितनी है वो आप किसी भी मेथड से अपना मतलब माप सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई एक्टिविटी करा सकते हो, ठीक है, तो ये भी आपका गलत होगा। ऑप्शन जो है आपका 4 सही होगा, यानी बुद्धि बहुआयामी है, यानी बुद्धि जो है एक आइडेंटिटी नहीं है और समय के साथ बदल सकती है, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप में जो है 8 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। एनसीआर मतलब सीटेट ने क्या किया, वेरीफाई भी कर रखा है, क्योंकि एनसीईआरटी में 8 प्रकार की बुद्धि है और आपके सीटेट एग्जाम में 8 प्रकार की ही बुद्धि पूछता है। तो अगर आपने थ्योरी नहीं देखी जो जा करके देख सकते हैं, मैंने बहुत पहले मतलब वही 1 मंथ हुआ होगा तब मैंने डिस्कस किया था, क्योंकि थ्योरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है तो बहुत टाइम पहले से ही डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो आप लोग जा करके देख सकते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो जो हार्वर्ड गार्डनर है उन्होंने कहा था बुद्धि जो है एक प्रकार की कोई आइडेंटिटी नहीं है बल्कि बहुआयामी है, यानी हर प्रकार के बच्चे होते हैं क्लासरूम में तो हर प्रकार की बुद्धि पाई जाएगी, और साथ ही साथ ये समय के साथ भी बदलती है। मान लीजिए समय के साथ आपको स्टार्टिंग में मैथ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, पर क्या हुआ, समय बीता, धीरे धीरे करके आपको मैथ में इंटरेस्ट आने लगा। आपको शुरुआती दौर में डांस नहीं पसंद थी, पर धीरे धीरे आपको डांसिंग करना अच्छा लगने लगा। तो बुद्धि जो है वो धीरे धीरे परिवर्तित होती है माहौल के अनुसार, जैसा भी इन्वायरमेंट होगा धीरे धीरे करके चेंजमेंट आएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है 4 ऑप्शन से होगा। एक क्वेश्चन पूछता है सबसे ज्यादा हार्वर्ड गार्डनर से कि हार्वर्ड गार्डनर ने बताया है कि बुद्धि 8 प्रकार की है, ठीक है, तो क्या टीचिंग मेथड भी 8 प्रकार के होने चाहिए? तो ऐसा उन्होंने नहीं कहा, ये भी ध्यान रखिएगा। उन्होंने ये बोला है कि बुद्धि 8 प्रकार की होती है और इंस्टीट्यूट ने आपका वेरीफाई भी कर रखा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि जो मेथड है यानी टीचिंग मेथड है वो 8 प्रकार के ही होने चाहिए। 800 भी आपके हो सकते हैं, 8000 भी हो सकते हैं, वो आप पे मैटर मतलब आप पे डिपेंड करता है। तो उन्होंने मतलब ये ध्यान रखना कि हार्वर्ड गार्डनर ने ये नहीं बोला है कि आप बच्चे को पढ़ाने के लिए सिर्फ 8 मेथड ही प्रयोग कर सकते हैं। उन्होंने ये जरूर बोला कि बुद्धि 8 प्रकार की होती है, लेकिन टीचिंग मेथड में आप 800 भी इस्तेमाल कर सकते हो। मान लीजिए आपको बच्चे को देखने में समस्या है तो आप कोई प्ले करवा रहे हो, कोई एक्टिविटी करवा रहे हो, कोई मानचित्र के माध्यम से, कोई टेलम के माध्यम से कुछ क्रिएट करवा रहे हो, तो कि कोई भी मेथड आप प्रयोग कर सकते हो। प्ले ग्रुप करवा रहे हो तो कोई भी मेथड आप प्रयोग कर सकते हो जिससे बच्चे सीखें। लेकिन ये कहना गलत होगा कि सिर्फ 8 प्रकार से हार्वर्ड गार्डनर ने बोला है, तो ऐसा नहीं है, ये भी ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि क्या है हम लोग के माइंडसेट में ये रहता है कि हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है तो 8 ही प्रकार के मेथड भी होंगे, क्योंकि जो 8 प्रकार की बुद्धि है तो 8 प्रकार से बच्चे सीख जाएंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं कहा, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें आपका 4 ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन पूछ लेता है तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से डिस्कस कर लिया जाए। तो इसमें आपका जो है 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत जो है प्रस्तावित किया? ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, सामान्य बुद्धि की अवधारणा का मतलब अवधारणा की आलोचना की थी और साथ ही साथ एक वैकल्पिक सिद्धांत जो है प्रस्तावित किया। तो हार्वर्ड गार्डनर होंगे, जीन पियाजे होंगे, या फिर आपके लेव वाइगोस्की होंगे, या फिर आपके चार्ल्स स्पियरमैन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है इसमें आपका फर्स्ट ही सही होगा, क्योंकि क्या है, सामान्य बुद्धि यानी बुद्धि एक कोई जनरल जो जनरल इंटेलिजेंट थे उनकी इन्होंने क्या की थी, आलोचना की थी, और फिर इन्होंने कहा वैकल्पिक यानी बुद्धि एक प्रकार की नहीं होती, बुद्धि मल्टीपल प्रकार की हो सकती है। तो इसमें आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना केरल ग्लीगल द्वारा हुई है, यानी इन्हीं के शिक्षिका रही हैं, इन्हीं की शिष्य थी। तो इनको क्या लगा था कि इनकी जो थ्योरी है उसमें नारीवाद को नकारा गया था, तो इस वजह से कैरल ग्लीगल जो थी उन्होंने क्या किया था, इनकी थ्योरी में आलोचना की थी। तो ये जो है इसमें आपका विश्लेषण के मात्रात्मक तरीकों को लागू नहीं करने के लिए, तो ये कहना गलत होगा। नैतिक तर्क में लैंगिक जो है विभिन्नताओं की अपेक्षा के लिए की गई थी, ये बात सही है आपकी, क्योंकि क्या हुआ था इसमें जो लैंगिक यानी इन्होंने क्या किया था, नारीवाद को नकारा था अपनी थ्योरी में, इन्होंने नारी को महत्व नहीं दिया था, इस वजह से जो कैरल ग्लीगर थी उन्होंने इनकी आलोचना की थी। ठीक है, तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। नैतिक नैतिक विकास एक चरण सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए की गई, ये भी नहीं है। वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के माध्यम से तथ्यों को एकत्र करने के लिए की गई, ये भी आपका नहीं होगा। इसमें आपका 2 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक, यानी जो अधिगम के सामान्य सिद्धांत है
वो बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर सीखेगा यदि शिक्षक क्या करे। तो इसमें पहला ऑप्शन है, पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता है, ठीक है, और फिर उस पर आए जो विद्यार्थी पहले से जानते हैं। यानी कि पहले आप वो डिस्कस कर देंगे जो बच्चे जानते ही नहीं, तो ऐसा नहीं, यानी पहले आप वो डिस्कस करेंगे, क्लासरूम में जाएंगे, पूछेंगे कि बच्चे जो पहले से जानते हैं, यानी पहले से उनकी कैसी समझ है, कितना वो उस बारे में जानते हैं, क्या उनकी थिंकिंग है, कोई गलत तो धारणाएं नहीं बनी हुई है, तो पहले आप क्लियर करेंगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सेकेंड है, पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत करें और फिर उसके भौतिक रूप पर जाएं, तो ये भी आपका नहीं होगा। इसमें आपका जो थर्ड है, पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उनकी जो है बारीकियों पर जाएं। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है, इसमें आपका थर्ड ही ऑप्शन सही होगा। यानी कि क्या है, पहले आप अवधारणा को संपूर्ण रूप से परिचय दे रहे हैं, यानी आप क्लासरूम में आए तो आपको कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, चैप्टर में किस बारे में दिया गया है, आप पूरा डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जो है धीरे धीरे आप चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, फिर क्या उनकी बारीकियों पर भी जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, जो है पहले तर्क के कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें और फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर देंगे, तो ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन जो है आपका थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। यानी क्लासरूम में आपको जाना है, पहले देखना है कि बच्चों को कितना आ रहा है। मान लीजिए अगर आपने कोई टॉपिक शुरू आपको करना है, तो आप पहले क्लासरूम में थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा उससे रिलेटेड पूछेंगे कि हाँ बच्चे एटलीस्ट इस बारे में कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं। फिर आपको पता चलेगा कि हाँ बच्चे अच्छे से थोड़ा बहुत जान रहे हैं, तो आप उस हिसाब से पढ़ाओगे। अगर आपको ये फील आ जाएगा कि बच्चे कुछ भी नहीं जान रहे, तो आप बिल्कुल जीरो स्तर से शुरू करोगे, है ना। तो इस वजह से क्या है, पहले क्लासरूम में जाना है, देखना है कि बच्चे एटलीस्ट इस बारे में कितना जानते हैं, उसके बाद आपको अपनी जो है टीचिंग मेथड अपना शुरू करना है, यानी अपनी लर्निंग जो है स्टार्ट करनी है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। यानी एक शिक्षिका है, वो अधिसंज्ञानात्मक यानी मेटाकॉग्निटिव जो स्किल है वो डेवलप करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी। तो इसमें आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। तो बिल्कुल सही बात है, यानी क्या है, विद्यार्थियों को आप खुद से प्रोत्साहित कर रहे हो कि वो जो है अधिगम करें और उस पर चिंतन करें, ठीक है। यानी चिंतन करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे खुद से, तो उनकी प्रगति जो है वो अच्छी होगी। और साथ ही साथ एनालिसिस भी कर रहे हैं, तो उनको समझ में आ रहा होगा कि मेरी लर्निंग जो है बेहतर हो रही है कि नहीं हो रही है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, ठीक है, कहाँ पे हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, कौन से सब्जेक्ट मेरी वीक है। तो इससे क्या होगा, बच्चे की जो प्रगति है उसके बारे में बच्चे को पता चलेगा अगर वो खुद से एनालिसिस करेगा, ठीक है। अगला है, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड, तो आपको ग्रेड नहीं देना, क्योंकि आप ग्रेड देंगे तो बच्चा अच्छा है पढ़ने में, वो उसके लिए तो बेस्ट है। लेकिन जो बच्चा थोड़ा सा वीक है उसमें क्या है, हीनता की भावना आएगी, तो हमको ऐसा नहीं करना, यानी हर बात पे आपको ग्रेड नहीं देना है। विद्यार्थियों को याद करने के लिए पाठ सौंपना और उन्हें पुस्तक मतलब पाठ्य पुस्तक से जानकारी दोहराने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये भी नहीं, क्योंकि बच्चे को क्या है, याद करने के लिए यानी रट्टाफिकेशन आपको नहीं करवाना है। अगला है, विद्यार्थियों को सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करना। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन फर्स्ट ही सही होगा, क्योंकि आप बच्चे को निर्देश भी नहीं दे सकते, यानी ऑर्डर भी नहीं दे सकते, बच्चे की नीड के अनुसार आपको उसकी हेल्प करनी है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला है 19, ये भी आपका आदर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें है आपका, शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। रीजन जो दिया गया है, उदाहरणों के बारे में सोचने की संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। तो गैर उदाहरण यानी एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल क्या होते हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल जो होते हैं, जो आपने एग्जाम्पल दिया कि हाँ ये बर्ड्स है। नॉन एग्जाम्पल क्या हुआ, आपने एरोप्लेन उड़ रहा था, आपने कह दिया ये एक एरोप्लेन है, ये बर्ड्स नहीं है, ठीक है। यानी आपने क्या किया, ये बर्ड है, ये चिड़िया है, और ये जो है एरोप्लेन है, ये चिड़िया नहीं है। तो इससे क्या हुआ, बच्चे की और क्लियरिटी आ गई, यानी इसको जो उसमें अगर गलत धारणाएं जो बनने वाली थी वो क्लियर हो गई कि ये चिड़िया है और ये जो है एरोप्लेन है। यानी कि जो एरोप्लेन वो चिड़िया नहीं है और चिड़िया जो है वो एरोप्लेन नहीं है, ठीक है। तो बच्चे में क्या हुआ, और अच्छे से क्लियरिटी आ गई। तो इस वजह से हमको क्लासरूम में एग्जाम्पल भी प्रेजेंट करने एंड साथ ही साथ नॉन एग्जाम्पल भी देने हैं, ठीक है। तो ये तो अच्छा है, बट यहाँ पे कह दिया भ्रांतियां पैदा करता है, तो ऐसा नहीं, बल्कि क्या है, जो बच्चे में कंफ्यूजन क्रिएट हो रही तो वो और अच्छे से क्लियर हो जाती है।
तो ये आपका जो तर्क दिया गया वो तो गलत है, लेकिन आपका जो आदर्शन है वो आपका सही है। ठीक है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा 2 सही हो जाएगा, यानी ए सही है पर आर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि नॉन एग्जाम्पल जो होते हैं और अच्छे से डाउट क्लियर करते हैं, ना कि बच्चे में और मतलब भ्रांति पैदा करेंगे, यानी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते हैं। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 20 पे। 20 भी आपका दर्शन और रीजन का है। इसमें बात कही गई है, यानी 20 जो है, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जाति समूह के बारे में रूढ़िबद्धता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, यानी जो शिक्षक हैं, जो विद्यार्थियों के विशेष जाति समूह के बारे में क्या जो रूढ़िबद्धता बनी हुई है कि जनजातीय लोग ऐसे होते हैं, मान लीजिए जैसे भी जनजाति का नाम आता है थोड़े से दिमाग में पुश करता है कि हाँ जनजाति के लोग पिछड़े होंगे, बाकायदा वो पिछड़े ना भी हों, लेकिन फीलिंग यही आती है कि वो पिछड़े होंगे। तो क्या करना है, जो विशेष जातियों की जो रूढ़िबद्धता बच्चों में बनी है उस पे टीचर को क्या करना है, कड़ी मेहनत करनी है, क्योंकि ये जो सदियों से चली आ रही धारणा है उनको तोड़ने में मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये तो बात सही है। अब इसका जो रीजन दिया गया है, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये भी आपका जो है वो सही है, क्योंकि क्या है, शिक्षा का एक जो है प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों को समालोचनात्मक यानी क्रिटिकल जो थिंकिंग है उसको प्रोत्साहित करने में उनकी मदद करनी चाहिए। तो इसमें आपका जो है क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 है, इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है और आर जो है कि सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है महारत लक्ष्य और जो प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है, यानी जो मास्टर गोल्स हैं और आपका जो परफॉर्मेंस गोल्स है उसमें क्या डिफरेंस है। तो महारत जो यानी जो आपके मास्टर गोल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि आप बच्चे को निपुण बना रहे हो, यानी आप मेहनत करिए, जो सफलता वो झक मार के पीछे आएगी, यानी आप ये नहीं टेंशन ले रहे हो कि मेरा पेपर क्लियर होगा कि नहीं होगा, मेरे अच्छे नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे। आप क्या कर रहे हो, आप जैसे सीटेड है, आप ये टारगेट बना के रखिए कि हमको सीटेड में सब कुछ पढ़ना है, अच्छे से समझना है, सब कुछ मुझे आना चाहिए। तो अगर आप ये टारगेट रख रहे हो कि नंबर कितने आ रहे हैं मैटर नहीं करता, आपका जो सीटेड का सिलेबस है वो मुझे पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे मुझे आना चाहिए, तो आपके अच्छे नंबर भी आएंगे और आप अच्छा स्कोर भी करोगे। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आप जो है परफॉर्मेंस करना चाह रहे हो, यानी दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो वो बेहतर नहीं होती। यानी आप थोड़े टाइम के लिए इम्प्रेस कर लोगे दूसरों को, लेकिन कब तक करोगे, एक लिमिट होती है ना। तो इस वजह से क्या है, जो आपका प्रदर्शन लक्ष्य होता है उससे जो है महारत जो लक्ष्य होता है यानी मास्टर गोल्स जो होते हैं परफॉर्मेंस गोल से अच्छे होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आप मतलब बच्चे को हमको क्या करना है, उस क्षेत्र में वो निपुण बने, अपने रियल लाइफ में प्रयोग कर पाए, उसका प्रयोग करके अपना जो है जीवन यापन कर सके। लेकिन ये नहीं कि हमको बच्चों को क्या करना, पेपर पेंसिल टेस्ट के लिए ही पढ़ाना है, इतना वो क्वालिफाई कर ले बस, वो रियल लाइफ में उसका प्रयोग कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है कोई मैटर नहीं करता। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो आपका प्रदर्शन लक्ष्य होता है उससे आपका महारत लक्ष्य जो होता है, निपुणता लक्ष्य जो होता है वो बेहतर होता है, यानी मास्टरी गोल्स जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं। तो 21 जो है इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा वो हम लोग देख लेते हैं। पहला है महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड ठीक है प्राप्त करने या फिर बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमको क्या है, हमको दूसरों को इम्प्रेस करना है, तो हमको अच्छे ग्रेड लाने हैं, अच्छे मार्क्स लाने हैं, साथ ही साथ जो पुरस्कार हैं तो ये सब बाहरी जो है पुरस्कार होते हैं, तो कब तक रहेंगे, कुछ टाइम तक बाद ये खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उस फील्ड में अच्छा करना चाहते हो कि चाहते हो इस बारे में मुझे सारी जानकारी हो जाए तो आप उसमें बेहतर करोगे। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, बाकी आपके ऑप्शन गलत हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 22 पे। 22 जो है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, यानी आंतरिक अभिप्रेरणा जो होती है, इंटरनल मोटिवेशन जो होता है और आपका जो एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो इंटरनल मोटिवेशन जो होता है खुद से आप प्रेरित हो रहे होते हो, और एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है कि आप बाहरी चीज आपको कोई पुश कर रही है तो आप उसकी वजह से काम कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत आनंद के लिए एक बाह्य यंत्र बजाना, या फिर शिक्षक को प्रभावित करने के लिए योजना को पूरा करना, यानी आप शिक्षक को इम्प्रेस कर रहे हो इस वजह से प्रोजेक्ट कार्य कंप्लीट कर रहे हो। तो टीचर को एक टाइम बाद कब तक आप इम्प्रेस करोगे, एक टाइम तो होगा ही। ठीक है, दंड से बचने के लिए पढ़ाई करना, यानी आप चाहते हो दंड ना मिले, मारपीट मतलब पिटाई ना हो जाए इस वजह से आप पढ़ाई कर रहे हो, तो ये भी आपका कुछ टाइम चलेगा। पुरस्कार राशि के लिए एक जो है प्रतियोगिता में भाग लेना, यानी आप जो चाहते हो पुरस्कार सम्मानित किए जाओ,
तो ये भी आपका कुछ टाइम के लिए होगा। लेकिन आप व्यक्तिगत, तो ये जो सारे थे, ये 3 ये आपके मतलब एक्सटर्नल मोटिवेशन के एग्जाम्पल है। जो आपसे पूछा है वो इंटरनल मोटिवेशन है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। यानी व्यक्तिगत आनंद के लिए आप क्या करो, वाद्य यंत्र बजा रहे हो, उसके लिए अगर आपको कोई पैसे मिल रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहे हैं तो आप खुद में खुश हो, यानी खुद को हैप्पी करने के लिए आप जो काम करोगे वो आपका जो है इंटरनल मोटिवेशन के अंतर्गत आएगा, और ये लंबे टाइम चलता है। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या करना होता है, क्लासरूम में बच्चे में इंटरनल मोटिवेशन जो है भरना होता है, ना कि एक्सटर्नल मोटिवेशन, क्योंकि बाहरी जो दिखावा है वो कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन आप अगर खुद से जो प्रेरित हो, खुद से अगर कुछ करना चाह रहे हो, तो वो लंबे टाइम जो है आपको पुश करेगा, क्योंकि उसकी नीड है आपको। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 23 पे। प्याजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 भिन्न अवस्थाएं हैं, यानी प्याजे के अनुसार क्या है, गुणात्मक रूप से 4 भिन्न अवस्थाएं हैं। तो 23 जो है आपका पहला है, उदाहरण देकर समझाती है कि बच्चे का जो है मन लघु वयस्क मन होता है, यानी बच्चे का जो मन होता है वो जो बड़े लोग होते हैं उनसे उनके जैसा ही होता है। दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती है, या फिर बच्चे के जेनेटिक कोड पर निर्धारित होती है। तो ये भी आपका नहीं होगा, ऑप्शन आपका जो है 4 सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। क्योंकि जीन पियाजे ने क्या किया, 4 स्टेजों में डिवाइड कर दिया। आप किसी भी मतलब कहीं के भी हो, आप इंग्लैंड के हो, भारत के हो, कोई मैटर नहीं करता, आपके जो डेवलपमेंट है वो इसी स्टेज में होगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी मतलब किसी भी सिटी से हो, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी देश से हो, कोई मैटर नहीं करता। जीन पियाजे ने कहा जो डेवलपमेंट है वो सभी बच्चे का एक जैसा ही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं 24 पे। 24 जो है, लेव वाइगोस्की का मानना था कि जो है विकास आनुवांशिक प्रोग्रामिंग का मतलब खुलासा है, या फिर प्राकृत में असंतत है, या फिर सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है, या फिर सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। तो लेव वाइगोस्की जो है इनकी थ्योरी है सोशल सामाजिक कल्चर। ठीक है, तो इनका जो मतलब है आंसर आपका सही होगा 24 का, 4 ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि सीधे समाज के संपर्क में जो आता है उसी का परिणाम होता है डेवलपमेंट। यानी आपका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है तो आपका डेवलपमेंट अच्छा होगा, अगर आपका इन्वायरमेंट खराब है तो आपका डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो पाएगा, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की। क्योंकि वाइगोस्की कहते हैं जो सोशलाइजेशन हमारा हो रहा है, समाज कैसा है वो निर्धारित करता है। तो इन आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने जो है हेरिडिटी को महत्व नहीं दिया। ठीक है, तो इसमें आपका जो है 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 25। निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है, यानी जो क्या लिमिटेशन है वो आपको बताना है पियाजे के सिद्धांत की। वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता है। वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की जो है भूमिका पर अत्यधिक बल देता है। वह संज्ञानात्मक विकास के जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखता है, या फिर वह संज्ञानात्मक विकास पर सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है इसमें आपका 4 ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो जीन पियाजे की थ्योरी है उसमें उन्होंने क्या किया, समाज को ज्यादा अहमियत नहीं दी है। उन्होंने क्या कहा कि बच्चे की जो हेरिडिटी है, जो बच्चे का मेचुरेशन है, यदि मेचुरेशन बच्चे में आ गई, परिपक्वता आ गई है टाइम के साथ, तो उसका डेवलपमेंट हो जाएगा, इन्वायरमेंट मैटर नहीं करता। ठीक है, तो इनकी यही एक लिमिटेशन रही है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, संस्कृत और समाज को जो अहमियत नहीं दी है, ठीक है, उस पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया है। तो जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसकी लिमिटेशन यही है, आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 26 पे। 26 जो है वो आदर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। तो इसमें आपका पहला, प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7th की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में जो है करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपने कक्षा में आमंत्रित करती है। ठीक है, करियर पे चर्चा पे बात करने के लिए क्या कर रही है, एक महिला जो है वो गणित प्रोफेसर है और जो एक पुरुष है वो नर्स है, उनको क्या कर रही है, आमंत्रित कर रही है। रीजन जो दिया गया है लैंगिक यानी जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से जो अधिग्रहित नहीं है। तो जो जेंडर है वो समाज से ही होता है, यानी समाज ने ही निर्धारित किया है कि महिलाएं घर का काम करेंगी, पुरुष बाहर का काम करेंगे, महिलाएं सॉफ्ट होती हैं, पुरुष रोते नहीं हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस चल रहा है दुनिया में, ये कहाँ से, ये कहीं बुक में तो प्रिंट नहीं है कि लड़के रोएंगे नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है।
लेकिन जो है सदियों से चली आ रही धारणाएं हैं, अगर बच्चा रोने लगे तो सभी बोल देते हैं क्यों लड़कियों जैसे रो रहे हो, ठीक है। तो ये जो बनी आ रही सदियों से बनी आ रही धारणाएं हैं जो हमारे दिमाग में पुश कर रही हैं, आज भी हमारे दिमाग में जो है हिट कर रही हैं, तो इनको क्या करना है, इनको हमको तोड़ना है। लेकिन ये बहुत आज की डेट में बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, यानी बहुत ज़्यादा ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे ये मैटर नहीं करता, लेकिन आज भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे जो है भेदभाव किया जाता है। तो इसमें जो कहा गया है कि जेंडर जो है वो जन्मजात है, तो जन्मजात से यानी जन्म से आपका निर्धारित नहीं हो जाता है कि आप लड़की हो तो आप ये कपड़े पहनोगे, लड़का हो तो आप ये कपड़े पहनोगे, आप लड़की हो तो घर में रहोगे, लड़के हैं तो बाहर जाएंगे, तो ये जन्मजात नहीं होता है। और समाज के माध्यम से जो है अग्रहित नहीं, तो ये आपका कहना गलत होगा, क्योंकि समाज ही निर्धारित करता है कि हमको कैसे रहना है, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन तो सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जेंडर की बात की जाएगी, क्योंकि महिला जो है वो गणित प्रोफेसर है और जो पुरुष है वो नर्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात कह दी कि जो जेंडर है वो जन्मजात है, यानी कि समाज ने नहीं निर्धारित किया, आपका जन्म जब होता है तभी निर्धारित हो जाता है कि आप घर का काम करोगे कि बाहर का। तो ये कहना गलत होगा, इसमें आपका 2 ऑप्शन सही होगा, यानी ए तो सही है बट आर जो है वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 27 पे। श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी जिस बच्चे को सुनने में समस्या है उसके बारे में कौन सा जो है कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है, पहला है सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता है, या फिर श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। तो बिल्कुल सही बात है कि मान लीजिए जिस बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है तो उसको बोलने में भी दिक्कत होगी, ठीक है। क्या होगा, उसको थोड़ी बहुत समस्या आएगी खुद को एक्सप्लेन करने में। तो इसमें आपका जो है 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। साइन लैंग्वेज का प्रयोग करके आप बच्चों को क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही बताया गया। तो ये दिक्कत होगी बच्चे में कि अगर उसको बोलने में सुनने में प्रॉब्लम है तो उसको बोलने में समस्या होगी, लेकिन आप उसको सुनने में समस्या है तो आप साइन लैंग्वेज के माध्यम से भी थोड़ा बहुत बच्चे को सिखा सकते हैं। जैसे ब्रेल लिपि है, उसके भी माध्यम से क्या है, बच्चा स्पर्श करके सीख लेगा, ठीक है। आगे, यानी ब्रेल लिपि का तो मतलब ये हुआ कि जो बच्चे को दिखता ना हो, लेकिन यहाँ पे जो बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम हो रही, तो बच्चा जो है देख के एक्टिविटी के माध्यम से सीख लेगा। बच्चे के पास तेज आवाज करके बच्चे की सुनने की क्षमता का विश्वसनीय तौर पर परीक्षण, ये आपका ऐसा आपको नहीं करना, यानी क्लासरूम में आप ये परीक्षण नहीं लोगे कि हाँ बच्चे को कितना दिख रहा है, बच्चे को कितना सुनाई पड़ रहा है, ठीक है। श्रवण बाधिता हमेशा कान की बीमारी के किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है, तो ये भी आपका नहीं, आपका 2 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 28 पे। 28 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होता है, यानी कि गिफ्टेड बच्चे जो होते हैं उनमें क्या है, वो भिन्न है। तो इसमें आपका पहला है समझ की अग्रवर्ती गहनता है, सीखने की तेज गति है, समझ के लिए दूसरों पर जो है अधिक निर्भरता है, या फिर शारीरिक विकास की तेज गति है। तो 28 जो है इसमें आपका 4 ऑप्शन सही है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही और बी सही है। कि जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है, उनकी समझ की अग्रवर्ती गहनता होती है, यानी हर बात को बहुत जल्दी अच्छे से समझ लेते हैं, वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करते हैं और एक्सप्लेन भी करते हैं। हर चीज़ नए तरीके से वो प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उस सीखने की उनकी तेज गति भी होती है, यानी वो फटाक से अगर आपने कुछ एक वर्ड भी बोला फटाक से समझ जाएंगे, इतना ज़्यादा वो गिफ्टेड बच्चे होते हैं। ये बहुत ही कम बच्चे पाए जाते हैं, बाकी जो जनरल होते हैं यानी जो सामान्य बच्चे हैं वो सभी रहते हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा जो है सब कुछ इंक्लूड रहता है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी जो गिफ्टेड बच्चे हैं उनमें समझने की क्षमता बहुत तेज होती है, ठीक है। वो सीखते बहुत जल्दी, वो कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, यानी उनके दिमाग में चलता रहता है कि कुछ हमको नया करना है, कुछ नया क्रिएट करना है, ठीक है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं डैश में समान है जबकि डैश में भिन्न है। तो 29 जो है इसमें आपका 4 ऑप्शन सही होगा, यानी कि एकोमोडेशन जो है आपका मोडिफिकेशन, यानी कि समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की जो अपेक्षाएं हैं वो समायोजन में आ जाएंगी, यानी समायोजन में क्या है, वो समान है। क्योंकि मान लीजिए अगर आपके दिमाग में कोई गलत धारणा बनी हुई है तो आप उसमें चेंजमेंट लाके कुछ नई इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हो, तो ये तो नॉर्मल है, सभी करते हैं। लेकिन जो संशोधन है यानी जो मॉडिफिकेशन है, यानी जो चेंजमेंट लाता है, वो सभी में भिन्न भिन्न होता है। तो इसमें आपका जो है 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 30,
संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी जो संरचनावादी सिद्धांतकार हैं उनके बारे में कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध में ज्ञान की रचना करते हैं, ज्ञान व्यक्तिपरक है, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों की बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है, या फिर ज्ञान बहुलवादी और बहुविध है। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड, यानी प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से जो है प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। तो इसमें आपका, क्योंकि इसमें पूछा नहीं, तो क्या हमको बाहरी रूप से बच्चे को प्रेरित नहीं करना है, क्योंकि हमको क्या एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं रखना है बच्चे में। लेकिन जो निगेटिव पूछा, इस वजह से निगेटिव का निगेटिव सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, क्योंकि 30 क्वेश्चन थे, मैंने आप लोगों से डिस्कस किए। आई होप आपको हेल्प मिली होगी। लास्ट में अपना स्कोर जरूर मेंशन करिएगा कि कितना आपका स्कोर हो पा रहा है। इससे ये होगा कि आपका एनालिसिस हो जाएगा कि कितना आपका स्कोर हो रहा है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, यानी कौन सा टॉपिक वीक है, कहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इस वजह से आपका ये भी एनालिसिस होगा कि कितने क्वेश्चन आपने ज्वाइन किए और कितने आपके सही बन पा रहे हैं। तो इस वजह से कमेंट में अपना स्कोर जरूर मेंशन करिएगा कि कितना स्कोर हो पा रहा है। ये क्लास डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको ज्वाइन करिएगा। आपका सीटेट पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों क्वालिफाई हो जाएंगे। 3 बजे की एंड 5 बजे की क्लास दोनों ज्वाइन करिएगा। अगर आपने पेपर 2 में SST ले रखी है तो आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको डेली जो 5 बजे एंड 3 बजे जो क्लास मिलती है आप लोग ज्वाइन करिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करना जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। BPSC की क्लास 2 बजे मिलती है, उसमें भी हम लोग प्रीवियस को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम लोग क्या है मैथ पेडागोजी करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कल की क्लास होने वाली है। तो चैनल पे पहली बार अगर आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी जो है क्लासेस भी टाइम से मिलती रहे एंड सारी जो इन्फॉर्मेशन आती है टीचिंग से रिलेटेड वो भी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दी जाती है। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम से मिलेगी एंड आपको क्लासेस भी मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा एंड कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा कि कितना आपका स्कोर हो पा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।